प्रथम मैं ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सभी डीन फैकल्टीज और हमें यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए, आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आप सबका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और हमें हमारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में काम करते हैं, किसान भाइयों से, किसान परिवार से आते हैं, किसानों से मुलाकात हमारी होती रहती है। कई बार अधिकारियों से, साइंटिस्ट से भी इंटरेक्शन होता है, लेकिन आप लोगों को बैठ के देखते हुए हम भी लगभग 20 साल पीछे जा रहे हैं कि कभी हम लोगों को भी बैठाया जाता था कि शोरगुल मत करना, आवाज नहीं आने पाए, लेकिन आप लोग फ्री हो, मस्ती में एंजॉय करते हुए कुछ बातें डिस्कस करेंगे। फील फ्री, कोई इशू नहीं है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को साइलेंट रखिएगा, है ना। आज जो हमें सब्जेक्ट दिया गया प्याज लहसुन के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे जो नए एडवांस रिसर्च बेस्ड डाटा है वो आपके साथ शेयर करना है मुझे। तो सबसे पहले हमें, हमारा सौभाग्य है कि हमें मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में आपके साथ कैंपस में बात करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों में से इसमें बीएससी और एमएससी के आई थिंक दोनों के स्टूडेंट होंगे, क्यों सर? बीएससी एंड एमएससी। बीएससी के कितने स्टूडेंट हैं एक बार प्लीज आप बताएं। एमएससी में कितने हैं? ओके, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, बेशक आपको सर ने बताया होगा, क्लासेस में भी आप करते होंगे, फिर हम अपने लेक्चर्स पे आ जाएंगे। क्योंकि भारत में जो लहसुन की खेती होती है, पहले तो ये समझिए कि भारत जो है लहसुन के उत्पादन में पूरे विश्व में सेकेंड रैंक पे है आफ्टर चाइना। ये आई थिंक सबको पता होगा। और अगर स्टेट के रिव्यू में बात करते हो आप, तो मध्य प्रदेश हमारा जो राज्य है वो हमारे भारत में सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन करने वाला राज्य है, जहां पे हमारा औसत उत्पादन क्षेत्र हर साल अगर देखें पिछले 5 साल के डाटा से, तो लगभग 1,80,000 हेक्टेयर से लेकर 2,10,000 हेक्टेयर एरिया तक लहसुन की खेती मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जाता है। और उसमें भी आप अगर विशेषता बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, सागर, ये सब कुछ प्रमुख जिले हैं। बाकी लगभग हर जिले में इस तरह से लहसुन की खेती हो रही है। प्याज के उत्पादन में भी बात करते हैं तो प्याज में भी सबसे पहला स्थान आप लोग को पता होगा महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र के बाद हमारा मध्य प्रदेश सेकेंड रैंक है, यानी हम गार्लिक में फर्स्ट है और ओनियन प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पे है। लेकिन बात यहाँ पे अभी हम प्रोडक्शन के साथ साथ बात हो रही है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब देयर आर टू फैक्टर्स, प्री हार्वेस्ट फैक्टर एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। प्री हार्वेस्ट फैक्टर में आप क्या बोलते हैं कि हमें खेती करना है एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, पीओपी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है, कि कौन सी वैरायटी का चयन करना है, कौन सी खाद देनी है, कब देनी है। तो जो प्री हार्वेस्ट फैक्टर यानी फसल लगाने से लेके फसल उत्पादन यानी कटाई तक प्री हार्वेस्ट फैक्टर, और फसल कटाई के बाद उसको सुखाना, पकाना, सजाकर अच्छे से किसी स्टोर में सुरक्षित 5-6-7 महीनों के लिए रखना, वो पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर होता है। तो प्री एंड पोस्ट, अब पोस्ट पे हम बात करेंगे और सीधे इस चीज को बोले कि प्री को स्किप कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुदाई के उपरांत प्याज हो या लहसुन हो, आफ्टर हार्वेस्टिंग हम उसके क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। आप एग्री करते हो? क्योंकि जो भी क्वालिटी मेंटेन करना है हमें खेत के उत्पादन से लेने से पहले तक, हार्वेस्टिंग यानी जब उसकी हम खुदाई करते हैं प्याज लहसुन की, तो उस समय तक आप क्वालिटी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग वी कांट कंट्रोल क्वालिटी पैरामीटर, हम सिर्फ उसको बचा के संभाल के अच्छे से स्टोर में रख सकते हैं। तो इन्हीं दो चीजों पे मैं बहुत ज्यादा लेंथी इसको रॉकेट साइंस की तरह से डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में हम खेती कर रहे हैं, लहसुन प्याज की बात हो रही है, दोनों फसलें ऐसी हैं जो पहले और सेकेंड रैंक पे हमारे राज्य के लिए है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है अपने लिए। और एक इंट्रोडक्शन है कि भाई प्याज और लहसुन शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। अगर आप देखें तो हर घर, हर परिवार, हर हॉस्टल के मेस में जब भी सुबह शाम आपका खाना बनता है तो तेल मसाले में व्यंजन के रूप में इसको आपको प्याज लहसुन का उपयोग करते हैं। होता है ना, हर घर में मसालों में लहसुन प्याज की आप
खाते हैं, खपत है। और उसके साथ ही साथ प्याज मसाले के साथ साथ सलाद के रूप में भी आप प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, कई बार इसका शॉर्टेज भी पड़ जाता है। शॉर्टेज इन द सेंस कि दोनों चीजें से सिचुएशन से हम गुजरते हैं। कभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना लाता है। क्यों योजना लाना पड़ा सरकार को? कि जो किसान का लागत मूल्य है, अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1 किलो प्याज के उत्पादन में किसान का लगभग 10 रुपए का खर्चा आता है, राइट फ्रॉम सीड सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और अगर लहसुन की बात करते हैं आप, तो 1 किलो लहसुन के उत्पादन में उसको अगर बीज जो 5 से 6 कुंटल बीज एक हेक्टेयर क्षेत्र में आपका लगता है, और हमने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाया है उसमें इस चीज को भी हम कंसीडर करते हैं कि मैं एक किसान हूं, मैं 1 हेक्टेयर पे खेती न करता और आपको रेंट पे दे देता तो एक सीजन यानी 6 महीने के लिए तो उस 1 हेक्टेयर का हमें कम से कम 40 से 50 हजार रुपया मिलता, हमने उसको भी लिया है। तो ऐसे करते हुए लगभग 35 रुपए केजी का कास्टिंग हमारे गार्लिक पे आता है। अब कई बार आपने ये देखा होगा कि बाजार में, जैसे पिछले साल, कई बार छोड़ दीजिए, पिछले साल अप्रैल मई के महीने में बहुत सारा न्यूज आ रहा था कि किसान का प्याज 5 रुपए किलो बिक रहा था। आपको याद होगा, बहुत पीछे मत जाइए। क्यों? हार्वेस्टिंग स्टेज पे अप्रैल मई के महीने में बारिश हुई थी सर। बारिश होने से क्या हुआ कि जो प्याज निकला हुआ था खेत में भीग गया, उसका स्टोरेज क्वालिटी खराब हुआ। अब किसान भी जानता था कि ये प्याज हमारा स्टोर में नहीं रुकने वाला है, व्यापारी भी जानता था कि जो माल हम बाजार में खरीद रहे हैं इसको ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, यानी उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए रेट भी उसका ऑटोमेटिक डिक्रीज हुआ। सिमिलर कंडीशन आपने 2-4 साल पहले देखा होगा लहसुन के केस में कि लहसुन का रेट भी 15 रुपया 20 रुपया किलो हुआ था। तो ऐसे केस में कि जब हम किसान 35 रुपया किलो खर्च करके लहसुन पैदा कर रहे हैं और बाजार में ले जाके बेचने पे हमको 15 रुपया 20 रुपया मिल रहा है, तो फिर खेती क्यों करें? इससे अच्छा तो जमीन बटाई पे देके कोई दूसरा धंधा आदमी करे। तो सरकार ने जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो MIS योजना होता है या भावांतर योजना आप कहते हो, उसके साथ एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंसीडर करते हुए एक रेट फिक्स करता है कि भाई अगर आपका प्याज 8 रुपए किलो बिका तो ऊपर के 4 रुपया का डिफरेंस गवर्नमेंट आपको पे करेगा। लहसुन आपका 15 रुपया किलो बिका तो ऊपर का 20 रुपया केजी सरकार आपको भुगतान करेगा। तो इस तरह से उनको भावांतर योजना लाना पड़ा। लेकिन ये एक पार्ट हुआ। कई बार दूसरा पार्ट आप क्या देखते हो कि लहसुन और प्याज के रेट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बजट के ऊपर चला जाता है। जैसे प्याज में और लहसुन में एक साल पीछे आप जाइए तो 400 रुपए किलो तक लहसुन बिका है हमारे किसान भाइयों का, बहुत खुशी की बात है। लेकिन और उसी साल अगर आप देखें तो 50 रुपए 60 रुपए किलो प्याज भी बिका है। तो ये तो किसान के आमदनी के दृष्टि से हमें तो कहते हैं बोनांजा है, ठीक है, आड इवन चलता है। लेकिन कुछ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे कि क्या हर आदमी, हमारे जो एक छोटा सा आदमी बंदा बाहर काम कर रहा है, रेडी का काम कर रहा है, जो दिन में 100 रुपया कमा रहा है, वो शाम को 400 रुपए किलो का लहसुन खरीद पाएगा? उसको तो 250 ग्राम लहसुन खरीदने में उसको एक दिन की दिहाड़ी जा रही है बेचारे की। तो ऐसे कंडीशन से ओवरकम करने के लिए भी आपको उचित भंडारण की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है तो आप मटेरियल को अच्छे से सेफ्टी से रखेंगे और जैसे ही मार्केट में उसका क्राइसिस होगा आप तुरंत अपने स्टोर से उसको बाहर निकालेंगे। मैं कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, बट एक इस समय करंट सिनेरियो चल रहा है कि अगर आप डीजल पेट्रोल गैस, जो युद्ध की बात चल रही है, अभी क्या बाहर से डीजल पेट्रोल गैस तो आना बंद हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जितने भी गैस कंज्यूमर, गेल, ONGC, रिलायंस या जो भी प्लेयर है इसमें काम करने वाले, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPC, अब क्या कर रहे हैं कि वो अपने स्टोर से मटेरियल को निकाल रहे हैं। आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे कि 25 दिन का है या 40 दिन का है या 15 दिन का है। तो ये स्टोर में हमको बचा के रखा। अगर आज हमारे पास स्टोरेज पावर, स्टोरेज टैंक फैसिलिटी नहीं होता तो आई थिंक रेट कई मल्टीपल टाइम बढ़ गए होते डीजल पेट्रोल के, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज और बात बताऊं कि प्याज और लहसुन, स्पेशली प्याज की बात कर रहा हूं कि जो भारत से सब्जियों का निर्यात होता है, जो उसका रेवेन्यू आता है, उसका 70% रेवेन्यू केवल प्याज से आता है सर।
आप लोग स्टूडेंट हैं, इसमें बहुत सारी बातें मैं ऐसा बताऊंगा कि हो सकता है कल को इंटरव्यू वाइवा भी हो आपसे ना कहीं थर्ड प्लेस पे, तो सवाल पूछा जा सकता है। वो चीज प्लीज ध्यान देना। बेशक आप तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीजें हम जो बोलेंगे आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें मैं ऐसी बोल के जाऊंगा कि शायद आपको लगेगा कि नहीं प्याज लहसुन पे चीज हमें एडिशनल सीखने को मिला है। तो पहली बात फिर मैं बोला कि एक स्टैटिस्टिक्स बोल दिया कि भारत प्याज के उत्पादन में और लहसुन के उत्पादन में सेकेंड रैंक है आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो गार्लिक में एमपी फर्स्ट रैंक पे है और ओनियन में सेकेंड रैंक पे। ठीक है, अब जो भारत से टोटल वेजिटेबल का एक्सपोर्ट होता है उसका जो 70% रेवेन्यू है वो केवल प्याज के निर्यात से आता है। आइडिया था आप लोगों को? ऑनेस्टली हाथ उठाना, कितने लोगों को पता था कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस वेजिटेबल से आ रहा है? नहीं पता था। ठीक है, कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि हम बैठे हैं ऐसे सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, मीटिंग, तो ये सुनना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि भंडारण अभी पहला स्लाइड भी नहीं खुला, लेकिन 10-15 मिनट हमें इधर उधर से करते हैं ना कि कोई बल्लेबाज पिच पे आया तो आते ही स्ट्राइक लेके चौका छक्का नहीं मारता, एक दो गेंद अपने को पहले मिडिल करता है ना कि बल्ले पे गेंद कैसा आ रहा है। हमने कुछ मिडलिंग करने का कोशिश किया कि आपका कितना कंटेंट है इस पे, आप कितने जागरूक हो प्याज लहसुन के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को सुनने के लिए और जानने के लिए। तो अगर एक सवाल ये होता है कि व्हाई स्टोरेज, भंडारण क्यों, हम क्यों ना चीजों को पैदा किए और पैदा करके मार्केट में सोल्ड आउट कर दे, व्हाई वी शुड गो फॉर स्टोरेज पर्पस। 6 महीना तो हमने खेत में लगाया, अब आप कह रहे हो कि नई टेक्नोलॉजी लाके 4 महीने आप फिर स्टोरेज की तरफ चलो। तो इसका एक सीधा सा सवाल का जवाब आपका ये है कि आज के डेट में जो किसान भाई का प्याज निकल रहा है सर, अगर आप उसको बाजार में बेचते हैं तो वो प्याज की वैल्यू आप चौथा मार्केट का उठा के डाटा देखेंगे तो 10 रुपया है, अच्छे क्वालिटी का प्याज 15 रुपया किलो होलसेल में जा रहा है। लेकिन प्याज यही रहेगा, कमोडिटी विल नेवर चेंज, कमोडिटी हमारी यही है, ओनियन ही है। अगर हम इसको स्टोर करके सितंबर अक्टूबर में उस पीरियड में जब खरीफ की क्रॉप अभी मैच्योर होने वाली है और रबी वाला प्याज हमारा धीरे धीरे स्टोर से खत्म हो रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट पे बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा फिर से रिव्यू कर दूं कि भारत में जो प्याज की खेती होती है 3 मौसम में होता है। रबी सीजन में 60% प्याज की खेती होती है, खरीफ में और लेट खरीफ में 20-20% होता है। खरीफ का जो प्याज होता है कभी भंडारण के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि खरीफ का प्याज पानी की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए उसको स्टोर करने में आपको लॉसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन जो लेट खरीफ और रबी का जो प्याज है किसान उसको अच्छे से 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकता है, हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में प्याज का रेट बढ़ता है। आज आपके जेब में मोबाइल है, गूगल है, यहाँ से प्रोग्राम के बाद जाना, थोड़ा सा जैसे व्हाट्सएप इंस्टा हम चलाते हैं उसी तरह गूगल सर्च मार लेना कि भारत में किस महीने में प्याज लहसुन का रेट सबसे ज्यादा होता है, तब आप देखेंगे कि अक्टूबर से नवंबर का 2 महीना जो होता है उस समय मतलब दशहरा से दिवाली के आसपास का। अब उसका एक एकदम किसान के तौर पे बेसिक बात बता रहा हूँ कि क्यों महंगा होता है। हमारे देश की आबादी भी 140 करोड़ के आसपास है। अगर 140 करोड़ में छोटे बच्चों को, बुजुर्ग को, कुछ ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनको छोड़ दे तो भी 70 से 80 करोड़ पॉपुलेशन डेली कंजप्शन पैटर्न में आ रहा है प्याज लहसुन के लिए। और अक्टूबर का महीना ऐसा होता है कि अभी रबी वाला जो प्याज अप्रैल मई में निकला ये यहाँ से स्टोर में जाएगा, लेकिन इसी स्टोर से धीरे धीरे बाजार में आता भी है। यानी वो आज हमने 100 किलो रखा, हो सकता है अगले महीने 10 किलो इसमें से निकल जाए मंडी के लिए, फिर अगले महीने 10 किलो किसान ने निकाल दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे अक्टूबर का महीना आते आते आप देखोगे रबी वाला प्याज स्टोर में खत्म होने के कगार पे है, और अभी खरीफ की जो नई फसल जिसको लाल प्याज बोलते हो आप, वो प्याज हमारा आएगा नवंबर या दिसंबर में। और उसी समय सबसे बड़ा फेस्टिवल का सीजन होता है, दिवाली, दशहरा। तो और दूसरी चीज की सर्दी का अराइवल होता है, क्योंकि गर्मी के बाद जो है बारिश, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीजों के बाद सितंबर अक्टूबर में आप धीरे धीरे देखते हैं मौसम प्लीजेंट होता है, ठंडा मौसम होता है, तो फिर लोगों का खाने का चाव बढ़ता है, यानी कंजप्शन फूड हैबिट। अभी सर ने मुझे बोला कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूँ सर, पियेंगे क्या? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मैं क्या दिसंबर में आपके कैंपस में आऊंगा तो आप मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करोगे? नहीं, क्योंकि उस समय सिचुएशन दूसरा है।
तो वो कहने का मतलब है कि सर्दी के मौसम आते आते, गर्मी में खाना पीना कम होता है लोगों का, लेकिन सर्दियां आते आते फिर से नई नई सब्जियां मिलती हैं, तो तेल मसाला जायकेदार हम खाने को पसंद करते हैं। तो प्याज यही 15 रुपया किलो वाला उस समय हमको 30 रुपया 40 रुपया किलो बिकता है। यानी विद इन 4 to 5 months we can get approx double market rate of same produce। यानी प्याज लहसुन आज 15 रुपया किलो वाला हमने स्टोर में रखा, तो हम 4 से 5 महीने के बाद इसको 25-30 रुपए किलो भी दे सकते हैं। लहसुन आज आपका निकल के 70-80 रुपया किलो जा रहा है, तो आप इसको बड़े आराम से 120-130 रुपए में स्टोर के बाद दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, रीजन क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि वो लहसुन या प्याज की क्वालिटी बढ़ गई। सर यहाँ पे आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, हम सब डिमांड एंड सप्लाई का मैटर है। हम 100 लोग बैठे हैं, सबको खाने का निमंत्रण है, बट एक चीज पता है कि बाहर 80 थाली ही है, यानी 20 आदमी किसी न किसी को थाली नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगा हम सबसे पहले भागेंगे कि पता चले वो 20 वाले में हमारा नाम न आ जाए। क्यों? कंफर्म है। लेकिन हमें ये पता है कि हम यहाँ पे 100 पर्सन है, 200 थाली बाहर पड़ी हुई है खाना खाने के लिए। तो 2 आदमी हाथ भी खींचेंगे तो कहेंगे यार चलता हूँ, क्यों इतना जल्दी बचा रखे हो, बहुत है हमारे पास। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का मैटर है सर। आप सब लोग पढ़े होंगे, चीजों को और अच्छे से एग्जांपल सर ने बताया होगा। लेकिन जब किसी चीज की आपकी सरप्लस है मार्केट में, गलत है, तब आपका उसका रेट देखेंगे डाउन हो जाता है, और हार्वेस्टिंग स्टेज पे गलत होता है। मार्केट कई बार नीचे हो जाता है ड्यू टू गलत प्रोड्यूस। गलत मींस भरमार, बहुत ज्यादा हो जाना एक जगह पे, एक साथ फसल आ जाना और हमारे पास रखने का जगह न हो। और क्राइसिस मींस कमी। अब अगर क्राइसिस है तो डेफिनेटली उसका डिमांड बढ़ जाएगा। गैस सिलेंडर वगैरह जो बुकिंग हो रहा है अभी आप देखो कैसे चल रहा है। पहले तो लोग आप फोन पे इधर उधर बुक करके मंगा लेते थे, पिछले 1 हफ्ते से देखो हर आदमी घर का दूसरा सिलेंडर चेक कर लेता है, ये भरा है कि खाली है। यहाँ पे 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या है कि खाना है हमें लहसुन और प्याज पूरे साल भर, लेकिन पैदावार इसका मौसम के अनुसार ही कर पाएंगे। जैसे प्याज के केस में मैंने बताया कि साल के तीनों सीजन में आता है, लेकिन लहसुन की खेती रबी सीजन में ही की जाती है। लहसुन को कभी सोयाबीन के साथ उत्पादन करते किसान को देखा है आपने? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सोयाबीन हम खरीफ में ले रहे हैं, लहसुन को रबी सीजन का क्रॉप मानते हैं। और उसके बाद दूसरा सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन बीजोत्पादन। क्यों सर? क्योंकि जो हमारा अगला प्रोड्यूस है, अगर हम बीज नहीं तैयार करेंगे तो अगला उत्पाद हमें कहां से मिलेगा? लहसुन का बीज नहीं बनेगा, प्याज का बीज नहीं बनेगा, तो फिर अगले साल खेती कहां से करेंगे उसका? तो उसका जो बीज तैयार करना है उसके लिए भी प्याज बल्ब या गार्लिक बल्ब की हमें आवश्यकता पड़ती है। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लहसुन और प्याज की खेती खूब होती है, लेकिन क्या हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही लहसुन प्याज की खेती आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में भी होती होगी प्याज लहसुन? नहीं। वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के जलवायु के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप जाइए और उड़ीसा में जाइए तो आपको चाय की खेती मिल रही है, पैडी की खेती कर रहे हैं। आसाम में पूरा आप देखेंगे चाय की खेती हो रही है, लेकिन प्याज लहसुन हमारे एमपी में पैदा हो रहा है। तो होता क्या है सर कि हमें अपने डोमेस्टिक नीड्स को भी पूरा करना है। अगर टी लीव्स, चाय की पत्ती हमारी नॉर्थ ईस्ट से आती है, तो हमारे यहाँ से भी वेजिटेबल प्रोड्यूस, नॉट ओनली ओनियन गार्लिक, पोटैटो वगैरह भी जो है यहाँ से डोमेस्टिक सप्लाई में अदर स्टेट में जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट। मैं शुरू में ही बोला आपको कि जो भारत से वेजिटेबल का एक्सपोर्ट होता है उसका 70% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ओनियन, यानी प्याज से ही 70% रेवेन्यू आता है। और मैं एक और आपको शेयर करूं पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं 2008 में संस्था को ज्वाइन किया, तो हमारी पोस्टिंग पहली तो आंध्रा में थी, उसके बाद मैं ट्रांसफर होकर गया नासिक। नासिक में मैं 6 साल रहा। और आपको पता है कि महाराष्ट्र प्याज की खेती के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्र में भी नासिक, ठीक है। नासिक में अगर आप में से कोई भाई हमारा जानता होगा, नाम सुना होगा, एक एपीएमसी मार्केट यार्ड है लासलगांव, किसी ने नाम सुना है? देखिए कोई बात नहीं, नहीं सुने होंगे, हम काम करने वाले हैं, आज आपसे मौका मिला है बात करने का तो बता रहा हूँ। लासलगांव भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मंडी है। अब आप लोग एमपी के हो, बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले, इतना समझो कि लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मार्केट यार्ड है।
और जहां पे 10 से 12,000 ट्राली प्याज डेली आता है ऑक्शन के लिए। तो वहां पे भी हमने किसानों को देखा, यहाँ पे भी देखा। अब लासन गांव में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे एक सेपरेट रैक बनाया गया है कि प्याज को पैकिंग करके उसको वहां पे कंटेनर लोड होता है और वो कंटेनर सीधे मुंबई में सी पोर्ट पर जाता है सर। सी पोर्ट पे फिर उसको ट्रेन से उठा के सीधे पानी के जहाज पे लोड करते हैं और समुद्री जहाज के माध्यम से वो प्याज 2 से 3 दिन के अंदर में श्रीलंका और अदर गल्फ कंट्रीज में चला जाता है, क्योंकि भारत का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है वो अपने सार्क कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में होता है। रीजन क्या है कि एक तो कम समय में विद इन वीक इनका समुद्री मार्ग से सप्लाई हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कम लगता है और इजी इनका जो है मैकेनिज्म है मार्केटिंग का हो जाता है। ज्यादा दूर भेजने का मतलब इनको ट्रांसपोर्ट भी एक्सेस लगेगा और भी ज्यादा उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। और आखिरी एक चीज है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन एक मैटर ऐसा है कि अभी तक हमारे किसान भाई क्या करते हैं, लहसुन प्याज पैदा करते हैं। मैंने आपको एक चीज तो बता दिया कि लहसुन प्याज के रेट अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि लहसुन या प्याज के रेट न मिलने के कारण किसान को भी तकलीफ होता है। और स्पेशली प्याज को ऐसा कहा जाता है ओनियन बिकम्स ए पॉलिटिकल क्रॉप। इट इज आल्सो नोन एज ए टीयरिंग क्रॉप, मतलब प्याज एक राजनीतिक फसल हो गई है। कैसे हो गया है कि अगर कई बार हम देखते हैं कि प्याज के रेट बढ़ते हैं, अभी टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए, कोई ज्यादा चर्चा नहीं होगा, बस होगा कि गर्मी में पानी की कमी है इसलिए टमाटर और भिंडी महंगा हो गया है। लेकिन प्याज आज 30-40 रुपया किलो हो जाए तो आज तक या एबीपी पे एक न्यूज चलेगा कि प्याज के रेट आसमान पे, प्याज का रेट आसमान पे। ऐसा हुआ, विपक्ष की पार्टियां ये की वो की। और अगर पॉलिटिकली बात करें तो 2 गवर्नमेंट भी दिल्ली सरकार की चली गई, श्रीमती सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी। दोनों लोगों की गवर्नमेंट केवल इसलिए चला गया था कि उन्होंने उस समय दिल्ली में प्याज के भाव को कंट्रोल नहीं कर पाई और विद इन 3 to 4 मंथ्स इलेक्शन थे, तो वो इम्पैक्ट 4 महीने बाद तक उनके लिए काम किया। तो इसको कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल क्रॉप भी हो गया। टीयरिंग क्रॉप कैसे हो गया कि प्याज में कुछ ऐसा चीज पाया जाता है जिसकी वजह से उसके काटने पे हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी, कोई हाथ उठाए बंदा, कोई बच्चा हाथ उठाए, क्या होता है उसमें? कोई मिर्च वगैरह काट के डालता है प्याज के अंदर? ऐसा क्या होता है कि प्याज काटने से आंखों से आंसू आ जाते हैं हमारे? ठीक है, आपने एलाइड डाई प्रोफाइल सल्फाइड का नाम सुना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आते हैं कि ड्यू टू विच कंपाउंड इसमें जो है आंखों में जलन होता है या आपको आंसू आ जाते हैं, तो एलाइड डाई सल्फर प्रोफाइल जो है इसका आप बोल सकते हो। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि प्याज उसके पहले भी मतलब आंसू रुला देता है लोगों को। अगर प्याज के दाम कम हो गए तो जो किसान प्याज पैदा करता है उसके आंखों से आंसू आ रहा है। अगर प्याज का दाम 40-50 रुपया किलो हो गया तो जो एक सामान्य नौकरी करने वाला सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी है उसको खून पे आंसू आ जाते हैं कि यार इतना महंगा प्याज हो गया। और अगर प्याज 20-25 रुपए किलो आइडियल रेट पे बिक रहा है तो किचन में जो प्याज काटेगा उसको तो रुलाएगा। मतलब एक कॉमन क्वेश्चन क्या हो गया इस टाइप का कि ब्रैकेट के बाद जो कॉमन होता है उसी को हम ले लेते हैं, तो ये रुलाने वाली भी फसल जाना जाता है प्याज। बाकी स्टोरेज का फैक्टर क्यों है, अगर बाहर से कोई एक एक्सपर्ट आ जाए, अपने अधिकारी आ जाए, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाए कि भाई स्टोरेज क्यों, व्हाई स्टोरेज इज एसेंशियल फॉर ओनियन गार्लिक कमोडिटी, तो आप उनको हैंड्स अप करके कह सकते हो कि सर हमारा जो बीजोत्पादन का प्रोग्राम होता है, हमारी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट नीड होती है, इसके वैल्यू एडिशन के लिए होता है। क्योंकि वैल्यू एडिशन में हमारे आपके यहाँ थ्रू आउट द ईयर हरा प्याज तैयार है इसलिए हम फोकस नहीं करते। लेकिन आप इंदौर के रेडिसन होटल में चले जाइए तो वहाँ पे आपको प्याज का सलाद में मिलके ओनियन के फ्लैक्स या पाउडर आएंगे, ओनियन के पाउडर आते हैं। मैं राजस्थान में कोटा में जब था पोस्टेड तो जयपुर में कोई सेमिनार था हमारा, वहाँ पे जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने हम लोगों को, साइंटिस्ट ज्यादा हो गए थे, दुर्गापुरा जो एयरपोर्ट का रोड है जयपुर में, वहीं पे एक होटल ब्लू रेडिसन था, वहाँ पे उन्होंने रुकवाया था। तो पहली बार हमने प्याज के पाउडर को ऑनेस्टली देखा था। क्योंकि हम लोग तो खाने पीने में कहीं बैठे हैं तो ये होता है कि सलाद का प्लेट आएगा, खीरा टमाटर प्याज कटा हुआ, ये सारी चीजें, तो डिब्बी जब ला के दिया तो भाई बताया गया कि ये प्याज का पाउडर है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसको ले लेना।
तो हमारी तो स्वास्थ्य के अनुसार लेके हमारी फूड हैबिट ही नहीं है। ये तो फूड हैबिट उनका है जिनके यहाँ की 6 महीने बर्फ गिरता है, 6 महीने ही मौसम सही होता है। तो जिनके यहाँ बर्फ गिरता है तो वो अपने प्याज के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को लाइक फ्लैक्स और पाउडर बना के अपने यहाँ यूज करें। हमारे यहाँ तो खरीफ का प्याज अलग मिलता है, लेट खरीफ का अलग मिलता है, रबी का अलग मिलता है। देन व्हाई वी शुड गो फॉर वैल्यू एडिशन। लेकिन आपको फिर जानने के लिए मैं बताऊं कि प्याज का वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा गुजरात स्टेट के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में महुआ तहसील है। वहां पे लगभग 200 एग्रो इंडस्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट हैं जो प्याज के वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। और अब फिर और मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो प्याज हम लाल वाला पैदा करते हैं एक्चुअली ये वैल्यू एडिशन के लिए सुटेबल वैरायटी नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन उस प्याज का होता है जिसमें हाई टीएसएस वैल्यू मींस टोटल सॉल्युबल सॉलिड एंड हाई ड्राई मैटर जो शुष्क पदार्थ होते हैं, जिसका ड्राई मैटर 13 से 15%, 13 से 15% तक होता है ड्राई मैटर, और टोटल सॉल्युबल सॉलिड भी 12 से 13% होता है। जैसे व्हाइट ओनियन, सफेद प्याज, बीज सबका काला होगा, लेकिन जब उस बीज से आप प्याज बनाते हैं तो सफेद प्याज बनता है, लाल प्याज बनता है। और आपको मैं बताऊं एक कंप्लीट ब्लैकिश नहीं, लेकिन उसको ब्लैक ओनियन बोलते हैं हरियाणा पंजाब साइड में। एक वैरायटी है NHRDF रेड करके, दूसरी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, एक ब्लैक डायमंड करके वैरायटी है। तो मतलब उसके पत्ते अलग अलग हो जाते हैं, लाल, पीला, पीला वो येलो ओनियन भी आप लोगों ने देखा होगा बाजार में, खासकर जो हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं ओनियन के वो ज्यादातर येलो कलर में आते हैं। अब सचेतक प्रबंधन यानी अगर पहला स्लाइड आप देखेंगे, प्याज और लहसुन की गुणवत्ता खुदाई के पश्चात सुधारी नहीं जा सकती। डियर स्टूडेंट, हमने शायद इसको लाने से पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर लिया था कि प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर होता है, और जो लहसुन हो या प्याज है उसकी गुणवत्ता जब तक वो खेत में है हार्वेस्टिंग के पहले तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार प्याज निकल गया तो निकलने के खुदाई के बाद ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम प्याज का साइज बढ़ा दें या घटा दें। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। अब खुदाई पूर्व की प्रक्रिया, प्री हार्वेस्ट फैक्टर एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर, इसको मैं थोड़ा सा और आपको आगे बताऊं। उसके पहले एक डाटा देखिए, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का ओवरऑल डाटा मैं यहाँ पे लिया है। ओवरऑल डाटा हमने क्यों लिया? क्योंकि कुछ किसान, कुछ एजेंसी तो बहुत अच्छा करते हैं कि जिनका प्याज का या लहसुन का, प्लीज सर प्लीज बात न करिए सर, प्लीज 1 घंटे के लिए हम लोग मिले हैं बस, कि प्याज और लहसुन में आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज फैक्टर्स है। यहाँ पे जैसे फुटाव मींस होता है कि जब प्याज स्टोर होता है तो उसमें आप देखते हैं हरे रंग के कल्ले निकलते हैं, जिसे हम स्प्राउटिंग ऑफ बल्ब कहते हैं। प्याज जब स्टोर में जाता है तो उसमें प्याज में हरे रंग के कल्ले निकल के आते हैं। लीव्स को आपने देखा होगा घरों पे या मंडी में कहीं पे प्याज, या इवन कहीं प्याज आपने रख भी दिया तो भी आप देखोगे कि यार उसमें सफेद हरे रंग के नए नए पत्ते आ जाए। फूटा, सड़न, राटिंग मींस जो प्याज हमारा गर्मी से या किसी कारणवश पिघलता है, उस पे चिपचिपा बैड स्मेल निकलने लगता है, दैट इज कॉल्ड राटिंग, प्याज का सड़न। उसके बाद शुष्कन मींस होता है वेट लॉस, जो उसका मींस आज हमने 100 किलो प्याज या लहसुन रखा तो 6 महीने के बाद जब हम उसको लेते हैं तो 6 महीने के बाद हो सकता है उसमें 10-15% वेट लॉस हो जाए। वेट लॉस क्यों होगा सर? क्योंकि आज हमारा अप्रैल में लहसुन निकल गया, आज का टेम्परेचर कुछ अलग है, लेकिन फिर मई जून में टेम्परेचर एकदम शूटअप करेगा, 40 एंड एबव चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जुलाई और अगस्त में आप देखेंगे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, चिपचिपी गर्मी होती है ना, तो नहा के निकलते हो फिर होता है कि फिर नहाने चल के वापस, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ये सारे प्रोसेस में जो ड्राइनेस भी जाता है। अब इसमें प्याज और लहसुन 2 टेबल बनाया है। अगर आप इस चीज को देखें कि लहसुन में हरे पत्ते नहीं मिलेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा आप अपने को बैक करिए, घर परिवार में या लहसुन जहाँ भी, कभी लहसुन को स्टोर में आपने हरा पत्ता नहीं देखा होगा, वहां पे वो 0 है, प्याज में 2 से 3% तक है, सड़न में 1 से 5% तक लहसुन में हो सकता है, 6 से 30%। 30% मैं क्यों बोल रहा हूँ सर? क्योंकि कई बार गर्मी के कारण पूरा प्याज लाट का लाट 2-2, 4-4 सौ कुंटल डैमेज हो जाता है। और वो गर्मी क्यों होती है उसके विषय में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ऐसे भी समझ लें कि दरवाजा बंद हो जाए, लाइट चली जाए, एसी बंद हो गया, पंखा भी नहीं है, आधे घंटे बाद इस हाल का क्या कंडीशन होगा?
सब लोग पसीना पोंछते नजर आएंगे क्योंकि गर्मी हो गई। तो वैसे ही जो प्याज स्टोर होता है, अगर कई बार किसान का स्टोरेज में एग्जॉस्ट फैन वगैरह खराब हो गया या और कोई इस तरह से मैटर हुआ, तो गर्मी की वजह से फिर पूरा का पूरा लाट हो डैमेज हो सकता है। ये मैक्सिमम फिगर हमने बताया। ड्राइनेस 20 से 25% यानी वेट लॉस की बात कर रहे हैं, और 17 से 25% गार्लिक में। अगर ओवरऑल आप बात करते हैं तो लगभग 25 से 50% तक प्याज में, यानी 25 से 50% और 18 से 30%। ये सिर्फ एक डाटा नहीं है। अब यहाँ से हमारे लिए हमारा काम, हमारा चैलेंज शुरू हो रहा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वी आर नंबर 2 इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन गार्लिक आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। But what about the post storage losses? We are too behind as compared to other countries. Other countries like गल्फ कंट्रीज या चाइना वगैरह में वहां का स्टोरेज लॉसेस 10 से 15% है। हमारा स्टोरेज लॉसेस बता रहा है कि 25 से 50, यानी 100 किलो था तो 25 किलो या 50 किलो तक भी हमारा प्याज सड़ गया। तो हमारे किसान को फायदा कहां से मिलेगा? अब यहाँ पे असली टाइम शुरू होता है कि what practices should be applied so that post harvest losses can be minimized। देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। इट कांट बी जीरो, इसको आप शून्य नहीं कर सकते। देयर इज नो साइंटिफिक स्टडी कि हमने इस चीज को रख दिया 6 महीने के बाद 10 किलो रखा है 10 किलो ही मिलेगा वापस। अभी तक फिलहाल ऐसा कोई डाटा या स्टडी रिसर्च में नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो ये रिसर्च में बता रहा है कि लॉसेस हमारे हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और एक डाटा और बताऊं कि जितना प्याज लहसुन में हमारा लॉसेस हो रहा है, उतना हमारे पड़ोसी कुछ ऐसे देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल, भूटान, जो भी सार्क कंट्रीज हैं, इनके इतने टोटल उत्पादन नहीं है जितना हमारे यहाँ लहसुन प्याज खराब हो जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो इस चीज को आप समझिए कि एक डायलॉग भी आपके हो सकते हैं। हमारे, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, शायद सर ने बताया था, हमारे यहाँ एक कहावत है, कुछ लोग बोलते हैं कि जितनी आपकी खेत है उतनी तो हमारे यहाँ 4 कोने छूट जाते हैं, है ना सर? तो ये चीज है कि जितनी आपके देश में लहसुन पैदावार है ना प्याज की, उतना तो हमारे यहाँ सड़ जाता है, उतना हम ध्यान ही नहीं देते। ठीक, ये तो हंसने हंसाने के लिए है, आपके उससे मैटर नहीं करता है। बट ये चीज समझ में आ गया, ये डाटा आपको क्लियर हो गया। इसका पीपीटी का पीडीएफ भी चाहिए बाद में, नॉलेज पर्पस से तो मिलेगा। और कुछ चीजें सही बताऊं आपको, आप ऐसे इनिशियल फेज में आ गए हो कि अब आप पीछे भी नहीं जाना है, अब आपको यहाँ से आगे आगे ही जाना है। और आगे जब जाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से निकलने के बाद बहुत कंपटीशन है। एक एक कुर्सी के लिए 10-10 लोग खड़े हैं, बैठने वाला एक ही है, लेकिन 10 स्टूडेंट हमको मिलते हैं। और हमारे आपके जैसे कोई बाहर के ऊपर से नहीं है। हो सकता है आज मैं बोल रहा हूँ, 2-4-5 साल बाद आपके फैकल्टी में से कोई स्टूडेंट ऐसे खड़ा होके ओरिएंटल में उसको आने का मौका मिले, या कहीं दूसरे जगह जाके ऐसे बोल सकता है। क्योंकि ये फेस हमने भी किया, हम भी IIBR BHU में इधर बहुत सारे सेमिनार सिम्पोजियम ऐसे अटेंड किए। तब एक मस्ती का माहौल था कि यार आगे क्या होगा हमें पता नहीं, अभी तो अभी जी लेते हैं। लेकिन जीने के साथ थोड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भंडारण, शुरुआत से इस पॉइंट को सर हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि भंडारण के पूर्व की प्रक्रिया और बाद की, प्री हार्वेस्ट फैक्टर एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में बात करें तो खुदाई पूर्व की 3 फैक्टर ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने बोला ना कि बीज बोने से लेके, मतलब बीज के चयन, मान लो बीज की बुआई छोड़ो, बीज के चयन क्यों जरूरी है, फिर एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक ऊटी लहसुन किसान बोता है, बहुत अच्छा उसका उत्पादन भी होता है, भाव भी ठीक मिल जाता है, लेकिन वो ऊटी लहसुन स्टोर के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमें पता तो होना चाहिए भाई कि हम कौन सी वैरायटी पैदा कर रहे हैं और ये भंडारण के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। दूसरी बात, प्याज में मैंने सर बोला कि रबी का प्याज या लेट खरीफ पर जो होता है या अर्ली रबी जिसको कहते हैं, वो प्याज तो स्टोर में आ जाता है, लेकिन बारिश वाला खरीफ सीजन का प्याज स्टोर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वी शुड नो द वेराइटीज की, जो हमारा कल्टीवर्स है ये सुटेबल फॉर वेराइटी है या नहीं है। तो ये हमें पहले कंफर्म। कई बार किसान हमारे पास आता है कि साहब हमने प्याज लिया, हमारा प्याज तो 1 महीने के अंदर खराब हुआ। तो हमने पूछा भाई कि बीज कहाँ से लिए, बाजार से लिए, उसका बिल वगैरह दिखाओ। तो जब बिल दिखाया तो उस पे वैरायटी का जो नाम लिखा है वो पता है तो खरीफ सीजन के लिए है। तो बताओ उसमें दुकानदार की गलती नहीं है।
और बीज भी लिया हमने 4 महीने पहले, दूसरे सीजन के लिए लगाया दूसरे सीजन में। ये बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पे जो अभी हमको इम्प्रूव करना है। लेकिन उचित प्रजाति का चयन, कृषि क्रिया में खाद पानी, खरपतवार नियंत्रण, इरिगेशन जो आप मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाता है। और कुछ केमिकल कंट्रोल भी करने का फैक्टर है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला लाइन जो हमने अभी तक कहा है कि प्याज और लहसुन की भंडारण क्षमता जाति पर निर्भर होती है, जाति पर, उसके वेराइटीज पे डिपेंड करता है तथा भिन्न भिन्न जातियों में अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि आपने जो प्याज लगाया है आपकी अच्छी क्वालिटी है प्याज वाली तो हमारी भी वेराइटी अच्छा वाला ही हो, नॉट नेसेसरी सर। हो सकता है हमारा वेराइटी स्टोर के लिए सुटेबल न हो। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुटेबल वेराइटी फॉर स्टोरेज पर्पस ही आपको लेना है, अगर आप स्टोरेज का मन बना के बैठे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज फिर आपसे बोला, जिन जातियों की मीन्स जिस वेराइटीज का भंडारण क्वालिटी अच्छा होता है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका सेकंड ऑप्शन देखो आप, कुल डिलेड ठोस, टोटल सॉलिड जिसको कहते हैं, शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर जिसको मैंने बोला कि 13 से 14% होता है, तथा तीक्ष्णता मतलब एक जो सल्फर कंपाउंड के कारण प्याज या लहसुन में तीखापन होता है ना, तो वो सारे फैक्टर जिसके हैं वो प्याज और लहसुन स्टोर के लिए बहुत सुटेबल होगा। इन प्रजातियों में विशेष रूप से खुदाई के उपरांत जल ह्रास, वाटर लॉसेस बहुत कम होते हैं, धीरे धीरे होता है, इसलिए आप इसको स्टोर में रख सकते हैं। अभी तक जो भी बात किया, अब हम वैरायटी पे आ रहे हैं। आई होप 15-20 मिनट से बात हो रही है, आप सबको समझ में आ रहा है बात। देखो एक चीज ये होता है कि एक घंटे के लिए आए हैं गेस्ट के तौर पे, क्यों मना कर दें। अगर कहीं ऐसा मत सोचो हम आपके बगल के हैं कल फिर आ जाऊंगा बोलोगे आप, तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज आपको यहाँ से मौका मिल जाने वाला है। तो पहली बात है, अगर कहीं ना समझ में आए तो प्लीज धीरे से हाथ उठा देना, मैं रुक जाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट होगा आई विल क्लियर योर डाउट, देन वी गो अहेड, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आप लोग इसको सुन रहे हो तो एक चीज और ध्यान से सुनिए कि बहुत ज्यादा जब ध्यान से आप कोई चीज प्रेजेंटेशन सुनते हो तो हमें पता है सिनेमा हॉल में नहीं बैठे हो, आपको हल्की सी नींद आती है ना नींद, एक दो लोग हमें दिख रहे हैं आगे पीछे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, होता क्या है कि ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपने धुरंधर मूवी आज नहीं कल परसों जब भी देखा होगा एक एक सीन याद होगा, लेकिन मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ पीछे से मैं कुछ पूछूंगा तो आप फिर आगे पीछे देखना शुरू करोगे। और जब सब लोग पढ़ाते हैं तो वही हमारे साथ क्लास में भी होता है। क्यों होता है? अरे यार तो बोरिंग सब्जेक्ट है, 35-40 मिनट कैसे निकलेंगे, या इसके बाद हमको कहीं जाना है कब मौका मिलेगा, होता है ना। तो फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मेंटली भी यहीं बैठिए, बी फोकस, है ना। अगर फोकस रहेगा तो याद होगा, और नहीं फोकस होगा तो फिर तो दिमाग यहाँ बैठा है लेकिन दिमाग तो कहीं बाहर अगले इवेंट पे सोच रहा है कि लंच के बाद क्या करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी प्रजातियां हैं उनका वैरायटी का नाम दिया है। देखो सर एक चीज और बताऊं डियर स्टूडेंट्स कि अभी तक भारत सरकार ने जो जितनी प्रजातियां अधिसूचित किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड है, टोटल लगभग 46 वैरायटी प्याज में 46 वैरायटीज है जिसको भारत सरकार ने नोटिफाइड किया है डिफरेंट सीजन डिफरेंट जोन्स के लिए। अब उसमें भी 46 में लगभग 35 वैरायटी तो रबी सीजन की है और लगभग 10 से 11 वैरायटी खरीफ सीजन के लिए है। और लहसुन में अभी तक लगभग 22 वैरायटी है लहसुन का जिसको भारत सरकार ने अधिसूचित किया। मैं भारत सरकार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम सबके ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल है, आपके ऊपर सर का कंट्रोल है, सर के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा, उनके ऊपर भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के बाउंडेशन होते हैं, एवरीवन मतलब हैज टू फॉलो द प्रोसीजर। तो भारत सरकार क्यों बोल रहे हैं कि आपको बताया गया होगा कि कोई भी वैरायटी को जब आप ट्रायल में डालते हो तो 16 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहां पे हमको इसको वैरायटीज को ट्रायल में कंडक्ट करना पड़ता है 3 साल रेगुलर। और जब वो डाटा हमारा मैच होता है, अगर 16 के 16 में मैच हो गया तब तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैरायटी हमारी नोटिफाइड होगी। बट अगर 16 को छोड़िए, मानिए 8, 10, 12 के लिए रेकमेंड हुआ 3 साल तक कंटिन्यू, तो उसको चौथे साल नहीं लेते हैं, फिर इसको टाइमिंग जोन वाइज डिक्लेयर कर देते हैं कि जोन 1, 2, 3 किस जोन के लिए वैरायटी अधिसूचित
किया गया है, नोटिफाइड किया गया है। तो दो तीन बातें आप समझ लीजिए कि प्याज की लगभग 46 प्रजातियां भारत सरकार ने नोटिफाइड की है, लहसुन की 22 की हुई है, प्याज में भी सबसे ज्यादा रबी सीजन का है लगभग 35 प्रजाति। और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि प्याज में बहुत पहले से पहली वैरायटी भारत की प्याज में 1974 में रिलीज हो गया था। पहली वैरायटी भारत में प्याज की 1974 में रिलीज हो गया। आज के डेट में उसके प्योरिटी का एकदम पता नहीं है। खरीफ सीजन की वैरायटी थी, उसका नाम था N53 सर नाम। आज भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां N53 के नाम से डालती हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1974 में था। और आप सबको फिर बताऊं कि लहसुन की पहली वैरायटी सन 1990 में, शायद यहाँ पे वैरायटी होगा, यस, पहली वैरायटी जो यमुना सफेद जीवन करके है, पहली वैरायटी यमुना सफेद एज ए जीवन जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये गार्लिक 1, गार्लिक 2, G50, G282 इस तरह से पूरा सीरीज है। तो यमुना सफेद जीवन वैरायटी 1990 में भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था, नोटिफाइड किया गया था। अब देखो आपके काम की बातें हैं, इन सारे चीजों के लिए आपको पूरा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस का लेके बैठोगे, आई थिंक वहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप कहीं तैयारी करोगे फिर वहां पे शार्ट नोट में आपको पता चलेगा। तो ये चीजें समझना चाहिए। वेजिटेबल की बात है, वेजिटेबल में बहुत कॉमन वेजिटेबल है, प्याज लहसुन हमारे हर घर में लगभग है ना, हर घर में है, हर रसोई में है, हर मेस में है। तो जो खा रहे हैं, जो पैदा कर रहे हैं, 1 नंबर पे 2 नंबर पे है, कम से कम उसके बारे में तो जानकारी रखें। इतनी तो हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इसी तरह से स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रबी सीजन के वैरायटीज को मैंने यहाँ पे समराइज किया है। मैंने शुरू में ही बोला कि लगभग 35 वैरायटी है, इधर भी 22 वैरायटी है। सबको यहाँ पे कोई वैरायटी का प्रचार प्रसार नहीं करना है, बट टॉप ऑफ द मोस्ट जो अच्छे वैरायटीज हैं उस वैरायटी को हमने यहाँ पे लिया है। और मैं चाहूंगा तो नेक्स्ट सेशन से आपके इस ओरिएंटल कॉलेज कैंपस में प्याज और लहसुन ये सब कुछ ट्रायल के लिए आप चाहें तो हमारे वैरायटीज को ट्रायल बेस करिए, बिकॉज वी आर नंबर 1 एंड नंबर 2 इन बोथ द क्रॉप। तो हमें हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बाहर के विजिटर्स के लिए दिखाने के लिए ओनियन गार्लिक का एटलीस्ट ट्रायल पार्ट इशूड है, आई थिंक। अब कृषि क्रिया मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रॉकेट साइंस है, इस पे ध्यान न जाए। आप हमको सुन लीजिए, हमसे जी भरे उधर देख लीजिए, उधर भी मन नहीं भरता तो केवल मेरी बात को सुनते जाओ आप। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही, कॉमन प्रैक्टिसेस है। मैं शुरू से प्री हार्वेस्ट फैक्टर, पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर, प्री मतलब बीज के चयन से लेके फसल के उत्पादन तक की बात हो गई, पोस्ट मतलब अभी जिस पे चर्चा करेंगे कि खुदाई के बाद भंडारण तक के लिए क्या-क्या सावधानी रखना है। अब पोषक तत्व प्रबंधन, खाद उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन, क्लाइमेट का फैक्टर और टाइमली हार्वेस्टिंग या उसकी खुदाई करना फसल की, ये फैक्टर है। अब पोषक तत्व प्रबंधन फिर थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं इसको मैं। कई बार हमारा किसान क्या करता है, असंतुलित उर्वरक, रासायनिक खाद, खासकर यूरिया मोस्टली हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूरिया क्या हम डीएपी पोटाश सब इंपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। और भारत सरकार के बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी, लगभग पिछला एक टाटा इफ्को का कोई सेमिनार अटेंड कर रहा था तो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए केवल फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट की सब्सिडी जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो फसल में एज पर पीओपी रिकमेंडेशन है उससे कई गुना ज्यादा किसान हमारा खाद दे रहा है। तो आप सभी हमारे यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए क्या ज्यादा खाद डालने से उत्पादन डबल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी फसल की जरूरत होगी उतना ही फसल आपके खाद को लेगा। अदरवाइज जो एक्सेस डोज ऑफ फर्टिलाइजर है वो डिकम्पोज होके हमारे जमीन को, हमारे पानी को या इवापोरेट होके हमारे क्लाइमेट को, वातावरण को खराब करेगा। अभी जब इंदौर में पानी की प्रॉब्लम आई तो कई जगह वाटर का टेस्टिंग करवाया गया, तो कई जगह आपने न्यूज में सुना होगा कि बोर का भी पानी खराब आ रहा है। क्यों आ रहा है? बेशक हम कैंपस में ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कैंपस के बाहर जो किसान गेहूं, चना, सरसों, मटर, लहसुन, प्याज डाल रहा है उसमें इतना खाद, इतना पेस्टिसाइड वो डाल रहा है क्योंकि उसकी मंशा है कि हम ज्यादा खाद डालेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। ऐसा है नहीं। आप लोग सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो, क्योंकि अभी आप रावे कैंप में भी आपने किया होगा या आगे तैयारी में होंगे, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। अगर एक स्टूडेंट 5 किसान को भी टारगेट कर ले कि हम 5 किसान को, क्योंकि
आई थिंक अभी केवीके वगैरह से सर रावे के ग्रुप को जोड़ा जा रहा है। जब हम थे बीएचयू यूनिवर्सिटी में उस समय 2004 में हमारा पहला बीएससी एग्री का बैच था सेमेस्टर सिस्टम का, हमें सीधे गांव में अटैच कर दिया। 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के और कुछ गांव बताए गए कि इस गांव में आपको रहने हैं, इस गांव में आपको रहने हैं और वहीं पे रहना था। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम कौन से अंतरिक्ष से उतरे हुए थे, हम गांव में भी रहे, क्रिकेट मैच वगैरह खूब खेले, लेकिन जो डाटा जो हमें मैनुअल दिया था यूनिवर्सिटी ने उसको भरना था। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जो चीजें हम जानते हैं वो किसान को बताएंगे और जो किसान प्रैक्टिकल अच्छा कर रहा है उसको शार्ट डाउन नोट डाउन करेंगे और अपने डीन सर को भी जाके प्रेजेंट करेंगे कि साहब ऐसा ऐसा भी किसान करता है। तो बहुत अवेयरनेस हम लोगों ने फैलाने की कोशिश किया। अभी भी उस चीज का कंटिन्यूएशन है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने को अपडेट करना पड़ेगा सर। और हमारी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो हम दूसरे किसान को ना करें, कम से कम अपने घर परिवार में जो हमारी खेती हो रही है, सबके घर में खेती हो रही है, एटलीस्ट वहां पे बोले कि पापा ताऊ जी दादाजी ये जो इतना खाद डाल रहे हो इतने खाद डालने की जरूरत नहीं है, इसका रिकमेंडेशन इतने किलो का है, इतने में भी आप देख लो फसल आ जाएगा। और कभी वो डांटे कि आपको चलो तुम अपना पढ़ाई अपने पास रखो, तो उनको एक रिक्वेस्ट कर लेना अपने तरफ से कि अच्छा 10 बीघे में करते हो ना, 1 बीघा मेरे हिसाब से कर दो। अगर 9 बीघे का पैदावार और 1 बीघे के पैदावार से मैच करता है तब आप अगले साल 9 बीघा खुद हमारे हिसाब से करना शुरू कर दोगे, क्योंकि कम खाद कम पानी कम खर्चे में ही उतना उत्पादन हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमारी जमीन की, मिट्टी की, पानी की, हमारे खुद के स्वास्थ्य की, हमारे इकोनॉमी की, सबकी बचत काफी हम इसमें करेंगे। अभी मैं सिंचाई का मतलब आगे, हाँ ये देखिए ड्रिप का खाद उर्वरक के लिए फिर से कहना चाहता हूं कि जनरली एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर मेजर जो माना जाता है कि आपने यूरिया देना है, डीएपी देना है, पोटास देना है और सल्फर देना है। अभी डॉक्टर साहब से चर्चा हो रहा था कि प्याज और लहसुन सल्फर को बहुत पसंद करते हैं, जो खासकर जो तीखापन होता है तो वो सल्फर कंपाउंड के कारण होता है, तो इसलिए सल्फर की मात्रा जरूर प्याज और लहसुन में होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, किसी का वाइवा टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट हाथ उठा के बताइए कि प्याज या लहसुन में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का क्या रिकमेंडेड डोज है पर हेक्टर? कोई एक स्टूडेंट। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, प्लीज फील फ्री, हम भी आपके साथ है, कहो तो वहीं आके बात करो। लेकिन देखो होता क्या है सर कि हम बीएससी कंप्लीट करके एमएससी परसू कर रहे हैं, एमएससी की भी डिग्री हमारी होने जा रही है। हमने बताया कि हमारे राज्य की, हमारे देश की महत्वपूर्ण फसल है, तो कम से कम इसके विषय में स्पेसिफिक रखें। जब अभी चाय पीते, खाना खाते, टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम चाइना, जापान फट से नाम लेते हैं। अरे उनकी टेक्नोलॉजी उनके युवा और उनके साइंटिस्ट के ही दम पे है ना, तो हमारी भी टेक्नोलॉजी हमारे मुद्दे है। हम उनके डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर और बनाए गए मोबाइल को यूज करके कब तक व्हाट्सएप खेलते रहेंगे? कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपनी खेती, कृषि प्रधान बोलते हो आप ना, जो हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उसके विषय में तो कुछ समझें। किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन हाँ अब समझिए कि हम बीएससी एमएससी करते जा रहे हैं सर, तो फिर किसान को क्या बोलेंगे? कल को एक मंच मिलेगा हमको कि जहाँ पे किसानों से कुछ वार्तालाप करना है, क्या बात करोगे आप? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जो एनपीके का होता है जनरली 100-50-50-20, 100 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस, 100 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर। अब प्री हार्वेस्ट फैक्टर को भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के आईक्यू को देखते हुए इंक्लूड कर रहा हूँ कि 100 किलो नाइट्रोजन, यूरिया नहीं, 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटास, 20 किलो सल्फर आपको 1 हेक्टेयर खेत में देना है। लेकिन ये देने का तरीका कैसे होना चाहिए सर कि 50% डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड फुल डोज ऑफ डीएपी, पोटास एंड सल्फर शुड बी अप्लाइड इन द बेसल फार्म। यानी जब खेत की तैयारी आप करते हो, लहसुन की कलियों की चुपाई हो रही है या प्याज के नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, हमें उस समय आधा मात्रा नाइट्रोजन का और पूरी मात्रा पोटास और डीएपी जो भी डाल रहे हैं सल्फर, उसी समय बेसल में डाल देना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग 50% डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, दैट शुड बी अप्लाइड इन 2 अदर स्प्रिट। फर्स्ट वन इज 30 डेज एंड सेकंड वन इज 45 डेज स्टेज। 30 दिन और 45 दिन ही मैं क्यों बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स?
रीजन वाइज क्या है कि जब प्याज और लहसुन 30 दिन की फसल होती है तो वेजिटेटिव ग्रोथ आते आते हम देखते हैं कि उसमें वीड्स की समस्या आती है, खरपतवार की। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीड्स, नैरो लीफ एंड ब्रॉड लीफ, यानी सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती, दोनों को खत्म करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गया। एक ऑप्शन हो गया कि हम हाथ से निराई गुड़ाई कर लेते हैं, अगर लेबर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेबर, कई बार क्या होता है कि गार्लिक एक लेबर इंसेक्टिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं इसमें। अगर लेबर की समस्या है तो फिर हम क्या करते हैं कि वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। वीडीसाइड में जनरली किसी कंपनी का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती को मारने के लिए एक तो ऑक्सीक्लोरोक्विन आपने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग गोल के नाम से बोलते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने? प्लीज बी कंसंट्रेट, प्लीज सर, प्लीज। ऑक्सीक्लोरोक्विन का नाम सुना है आप लोगों ने? गोल एक खरपतवार मारने वाली दवा है, और दूसरी एक दवा है क्यूजोलोफाकिथाइल। ये मैं टेक्निकल नेम बोल रहा हूँ, अगर ट्रेड नेम देखेंगे तो धानुका का कोई टर्गा सुपर है, एक फायर कंपनी का विप सुपर के नाम से आता है, बट हमें कंपनी का नाम नहीं, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना है। तो टेक्निकल कंपोजिशन है कि क्यूजोलोफाकिथाइल 1 ml एंड ऑक्सीक्लोरोक्विन 23.5% का जो कंसंट्रेशन होता है उसको 0.5 ml, आधा ml गोल्ड और 1 ml क्यूजोलोफाकिथाइल, दोनों दवा लेके जब हम खरपतवार पे 25 दिन 30 दिन की स्टेज पे मारते हैं तो हमारा कचरा खत्म हो जाता है। लेकिन कचरा खत्म होता तो है, साथ में लहसुन या प्याज की फसल पे हल्का उसका साग बैठता है। साग क्या होता है कि आप देखोगे कि पौधों के पत्तों में स्कार्चिंग आती है, यानी वो पीला पड़ने लगता है, पीला पड़ के सूखने लगेगा। कई बार आप सोचोगे कि यार ये तो वीडीसाइड मार दिया, फसल गया हमारा, बट ऐसा होता नहीं है। उसी समय वीडीसाइड स्प्रे के 2 से 3 दिन के बाद खड़ी फसल में जो 25% नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का अमाउंट है उसको एलान विद इरिगेशन पानी देके आप उसको यूरिया दे दीजिए, फिर से वापस आपका क्रॉप हरा भरा हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का मेन काम क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करना। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे उसको नाइट्रोजनस के कंपोनेंट में आता है फसल, फिर से वापस वो हरा भरा हो जाता है। 45 दिन फिर मैंने बोला कि 50 दिन तो बेसन में दिया, 25% जो है आपको 30 दिन के स्टेज पे, और आखिरी जो 25% है 45 दिन पे मैं बोला। उसका एक रीजन क्या है? आपका एक कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए, सर 40 दिन क्यों नहीं, 50 या 60 दिन क्यों नहीं? क्योंकि 45 दिन तक क्या होता है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ फसल की आनी है प्याज और लहसुन का, वो हो जाता है सर। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा यूरिया देंगे तो प्याज और लहसुन नीम के या नींबू के झाड़ के बराबर होगा। उसकी एक हाइट है, वो फिक्स है, वहां तक जाती है 1.5 से 2.25 फीट तक, फिर वहीं पे जाके ग्रोथ रुक जाता है। अब उसके बाद नीचे रूट फॉर्मेशन होगा, रूट डेवलपमेंट होगा, उसको बल्ब डेवलपमेंट, बल्ब फॉर्मेशन, बल्ब इनिशिएशन, कई सारे स्टेज नीचे भी होते हैं जमीन के। फिर वहां पे फास्फोरस और पोटाश का काम शुरू हो जाता है, और जो साथ में आपने सल्फर दिया, वही सल्फर कंपाउंड धीरे धीरे जड़ के माध्यम से आके उनके बल्ब, क्योंकि देखिए ओनियन एंड गार्लिक बोथ आर दी शैलो रूटेड क्रॉप और ये बोथ आर दी बल्ब क्रॉप, ये जमीन के नीचे बनता है। ये लहसुन मतलब जो मिर्च टमाटर खीरा नहीं है कि हमने इसको तोड़ना है, ये जमीन के नीचे बनने वाली फसल है, सब्जी वाली, जिसको हमें खुदाई करके फिर नेक कटिंग करके तब हम उस फसल को लेते हैं। तो इसलिए डीएपी पोटाश सल्फर को बेसल में डाल देना है, जिससे धीरे धीरे जब तक हमारे जड़ का विकास होगा तब तक वो मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा और प्रॉपर बल्ब डेवलपमेंट में सहयोग करेगा क्रॉप को। हाउएवर फार्मर्स प्रैक्टिस क्या है कि फार्मर ये करता है कि हम साथ में डीएपी यूरिया आज भी डाल दिए, 25 दिन के बाद भी यूरिया और डीएपी डालता है। डीएपी डालना गलत है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं प्याज लहसुन में 2008 से संस्था में काम कर रहा हूं और हम लोगों को बहुत सारे रिसर्च वगैरह में इधर उधर बात करना है। आज आपसे बात कर रहा हूं, 48 घंटा पहले हमारे ही एनएचआरडीएफ के केंद्र पे डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर इंडोनेशिया से आए हुए थे। डायरेक्टर जनरल जैसे हमारे जो डीजी बोलते हैं ना आईसीआर में, एडीजी डीडी सबके जो मालिक होते हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल किसको रिपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। तो डायरेक्टर जनरल इंडोनेशिया आए थे, और चूंकि वो ट्रॉपिकल क्रॉप का कंट्री है, ट्रॉपिकल मतलब क्लाइमेट है, तो वहां पे ज्यादातर लहसुन की खेती होती नहीं है गर्मी के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण। तो दे वांटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू टेक द गार्लिक suitable garlic varieties from India
भारत से लहसुन की वेराइटीज को लेके इंडोनेशिया में उसके खेती को प्रमोट करना चाह रहे थे, क्योंकि राइट नाउ दे आर इंपोर्टिंग देयर at least 95 produce of garlic requirement from outside country, especially from China. चाइना से मैक्सिमम लहसुन आ रहा है, जो डायरेक्टर जनरल का स्टेटमेंट है कि हम सर अगर 100 किलो 100 कुंटल का लहसुन हमारे देश में लगता है तो हम 95 कुंटल का गार्लिक इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सब लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने सेल्फ पे डिपेंडेंसी करें, क्योंकि ये जो वार वगैरह है इसमें कुछ सिखाए चाहे ना सिखाए, बस इसमें एक है कि भाई पहले अपने की तैयारी करो। आप दूसरे के डिपेंड भरोसा करके जब तक दूसरा आपको सपोर्ट करेगा तब तक बीच में कोई तीसरा फैक्टर खड़ा हो जाएगा, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे एग्रीकल्चर की बात है, चाहे लड़ाई झगड़े की बात है, अपने पे भरोसा करो। अपने 4 दोस्तों के भरोसे किसी बाहर वाले से झगड़ा कभी मत करना। हो सकता है जब हमारा झगड़ा उससे होगा तो हमारा 4 दोस्त कहीं पिक्चर देखने बैठा हो, वो आ नहीं पाएगा। तो जब तक वो आएगा तब तक हमारा काम हो गया वहां पे। तो इन चीजों को जो आप अपने सेल्फ में बिलीव करिए, जो आपको अपने से खुद कर सकते हो, तो वो भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए कि हमें गार्लिक की वेराइटीज लेनी है। और प्री हार्वेस्ट फैक्टर में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में सिंचाई की बात हो रहा था सर, किसान ऐसा नहीं है, किसान सतही सिंचाई भी करता है तो उसको पानी से फसल हो जाता है। लेकिन देखिए फिर से कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन सा मैटर है कि भारत पूरे विश्व का लगभग 16% एरिया कवर करता है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16% की आबादी पूरे विश्व की भारत में है, जबकि पूरे विश्व में जो पीने योग्य पानी है उसका सिर्फ 8% पानी भारत में है। पानी मतलब अच्छा पानी, मीठा पानी जिसको पीने के लायक। हम समुद्र के पानी का वो उसका नहीं कर रहे जो मुंबई में आप देखते हो, उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उससे न खेती कर पाएंगे न पानी पी पाएंगे। तो इस चीज को देखो कितना बड़ा चैलेंज है कि देश के पूरे विश्व का पॉपुलेशन तो 16%, तो उस हिसाब से पानी भी 16% होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन पानी कितना है सर? 8%। अब छोड़ दीजिए देश विदेश को, इंदौर की बात कर लीजिए। अभी मार्च का महीना चालू है, आपने देख लिया होगा हर जगह पे टैंकर चलना शुरू हो गया। यानी अभी मार्च का महीना है, टैंकर चलना शुरू हो गया, मार्च खत्म होगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर जून आएगा, तब 20 जून के आसपास बारिश की शुरुआत होगी, है ना। तो पानी का कितना बड़ा मैटर है। अभी एक बाटल पानी हम रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे खरीदते हैं तो 15 या 20 रुपए का पानी का बाटल आता है, लेकिन आपको पता है अगर केवल प्याज और लहसुन का एग्जाम्पल मैं बोलूं कि 1 एकड़ के लिए एक बार में 3.5 लाख लीटर पानी लगता है 1 एकड़ एरिया के लिए। अभी 1 हेक्टर 2.5 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर 3.5 लाख लीटर पानी 20 रुपया छोड़ दीजिए, 20 पैसा लीटर भी कैलकुलेट करते हैं तो हर बार आप देखो कितने हजार रुपए का पानी लगता है। तो मेरा ये कहना वही पानी है। अच्छा, आप लहसुन, प्याज, गेहूं, चना, सरसों, मटर तो किसान से अपने से खुद से पैदा कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को एक टास्क दीजिए कि आप पानी 5 करोड़ लीटर पैदा करो, तो पैदा कर सकता है? Because we can't produce water, we can preserve only. We can preserve only. हम पानी को पैदा नहीं कर सकते, पानी का जल का संरक्षण कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपने लिए भी और हमारा जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी। क्योंकि ये चीज आप देखते होंगे अपने फादर से पूछेंगे कि पहले जमीन में 20-25 फीट पे पानी मिलता था, फिर 40-50 फीट हो गया, आज 80-90-100 फीट तक वो डेप्थ जा रहा है। यानी पानी कहीं न कहीं जैसे लगता है फिसलता जा रहा है हमारे हाथों से। और अब तो कई जगह सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि किसान ड्रिल करता है, खेत में 2-2 जगह 3-3 जगह ड्रिल करता है, पानी नहीं मिलता है। होता है ना सर? तो पानी का फैक्टर है। मैं अभी आपको इसको ड्रिप पे दिखाया, एक फोटो अगर आप अभी और देखेंगे, ये स्प्रिंकलर पे लगा है। ड्रिप स्प्रिंकलर मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक साथ आप आधे घंटे के अंदर पूरे खेत का पानी लगा सकते हो। ड्रिप में एक फायदा और क्या हो सकता है कि लेटर स्टेज में जब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर या किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमको देना होता है वाटर सॉल्युबल, तो हम बिचूरी टैंक के माध्यम से इसको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हम इरिगेशन के साथ भी दे सकते हैं। एक टर्म इसको आता है, क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन कहते हैं ना? कोई डेफिनेशन बता दे बच्चा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिगेशन? एक लाइन का है यार। इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर इरिगेशन के साथ नहीं, सही है वो तो
मतलब आपका एकदम समझ गया, मीनिंग ही समझना है, ज्यादा रट्टू स्वभाव मत बनिए, है ना। मीनिंग आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर सिंचाई के साथ जो घुलनशील उर्वरक हम देते हैं पाइप के माध्यम से, उसको फर्टिगेशन करते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो यूज ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद इरिगेशन इज कॉल्ड फर्टिगेशन। यानी यूज ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद इरिगेशन, सिंचाई के साथ जो हम पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिगेशन। तो इससे एक फायदा वो भी हो जाता है सर कि हमें अलग से लेबर की जरूरत नहीं है, हम पानी दे रहे हैं, बिचूली टैंक लगाया तो हम खाद भी दे सकते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर है सर। अब यहीं पे आपका अगर मान लीजिए सतही सिंचाई पानी पिलाते हैं तो कई बार क्या होता है, आधा खेत में पानी भरा तब तक डीपी खराब हो गई या आपको कहीं बाहर चले जाना पड़ा। अब आप 2 दिन 4 दिन के बाद डीपी बनवाए या बाहर से कहीं से आ गए रिश्तेदारी से घूम के फिर पानी शुरू करोगे तो फिर क्या होगा कि उस पोर्शन पे जहां पहले सिंचाई लगा था पानी फिर वहीं से शुरू होगा, तो वहां पे एक्सेस नमी हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, और जहां पे कहीं हो सकता है इधर का प्लांट सूख रहा हो तो बड़ा आर्डिमेंट हो जाता है। तो रिकमेंडेशन में ये होना चाहिए कि ओनियन गार्लिक बोथ आर द शैडो रोटेटेड क्रॉप सो दैट फर्टिगेशन या ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन शुड बी प्रीफर फॉर द क्रॉप। फसल के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर को प्रीफर करना चाहिए। क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर में भी आप इस चीज से एग्री करेंगे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड, ये सारी चीजें फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। जैसे प्याज और लहसुन अगर हम रबी सीजन की बात करें सर, तो जब प्याज लहसुन हम खेत में शुरू में लगाते हैं नवंबर दिसंबर में, प्याज लहसुन अक्टूबर में भी लग जाता है, तो उस समय अक्टूबर दिसंबर इवन जनवरी तक जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज होता है फसल का। आप लोग बोर हो रहे हैं सर पीछे, क्यों मैडम आप लोग बोर हो रहे हैं? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं, प्लीज प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, बच्चों से बात कर रहे हैं, ऐसा मैटर नहीं है कि आप इसी में रिएक्शन देखो कैसा करते हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये तो मजबूरी वाला है ना, ना कौन बोल के नाराज करेगा, है ना। कोई नहीं, कोई नहीं। देखो मैं बीच बीच में इंटरप्ट इसलिए करता हूँ कि ज्यादा बोझिल हो जाओ, थोड़ा हंस लो। आप हंस लोगे तो फिर से शरीर एक्टिवेट हो जाता है। और एक चीज और बोलूं कि जब आपको नींद आ जाए, सूझ पाने और जैसे भी आपको अपने अंगों को, अपने पंजों को ऐसे ऐसे बीच में नीचे घुमाते रहो। इससे क्या होगा, कई बार मिलिट्री या एनसीसी आप करते हैं तो आपको बताया जाता है कि खड़े हैं, कहीं नींद आ रहा है तो आप अपने अंगूठे को इस तरह से मूव करते रहिए, ठीक है, तो आपकी नींद भाग जाएगी, आलस भाग जाएगी। तो प्याज लहसुन के वेजिटेटिव ग्रोथ में मैं बताया कि शुरुआत में इसमें टेम्परेचर आपका 20 डिग्री 25 डिग्री तक सफिशिएंट है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स जब अब टेम्परेचर है तो इस समय टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई होता है सर, धूप बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ना बढ़े, देखिए हम क्लाइमेट के हिसाब से खेती करते हैं, जलवायु के, अगर टेम्परेचर न बढ़े तो फिर क्या होगा कि हमारे प्याज लहसुन के कंद का साइज नहीं बढ़ता है, बट एक लिमिटेशन होता है। 35 डिग्री तक टेम्परेचर है तो बहुत आइडियल है, लेकिन 35 एंड अबव 37 38 पे जाते हैं तो कहीं न कहीं वो दिक्कत पैदा करता है सर, ठीक है। टाइमली हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। टाइमली हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है कि कई बार प्याज लहसुन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जमीन के नीचे जो फसल है, आप अगर उसकी डिले हार्वेस्टिंग करते हैं तो मिट्टी इतनी कड़ी हो जाती है कि आपको प्याज निकालने में पत्ता अलग हो जाएगा, उसके गर्दन पत्ते आपके हाथ में आ जाएंगे, प्याज नीचे रह जाएगा। और अगर प्री मैच्योर आपने हार्वेस्ट करने की कोशिश कर लिया कि आप खेत में नमी है और अभी निकाल लेते हैं, तो शुरू में मेरी बात आपको याद हो कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो गया, नमी ज्यादा हो गया तो स्टोरेज को फैक्टर उसमें अफेक्ट करेगा, उसमें लाशें जाएंगे राटिंग के लिए, सड़न के लिए। तो समय पे टाइमली हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये कुछ खुदाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर है, इसमें भी सुखाना पकाना, ये लिखने में और फोटो में दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा कुछ है नहीं। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा सेट सा पूरी बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर 4 पॉइंट है कि भाई हमने प्याज को सुखा लेना है, पका लेना है, तब उसके पत्तों को काटना है। काटना मींस नेक कटिंग करना, उसका गर्दन ऊपर से काट देना पत्तों का। फिर स्टोर में ले जाना है या मार्केट में ले जाना है, जहां भी ले जाना है आपको उसका अच्छे से छटाई करना है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना है। और एक सशक्तर उपचार, मतलब कि उसमें मैं बताऊंगा एक रेडिएशन के द्वारा कि उसके जो स्प्राउटिंग, जो हरे पत्ते आते थे, उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है।
खाना पकाना मतलब इसका एक लाइन में देखें कि इसका उद्देश्य गर्मी एवं कंधों के बाहरी सतह तथा गर्दन के आसपास के नमी को कम करना होता है। क्या सर टाइम की कमी है क्या? ओके। आज खाने में क्या है भाई, हम इन्हीं लोग के साथ बैठे फोर्थ में से मिठाई वगैरह भी आता होगा ना आपके? हाँ, सप्ताह में स्पेशल आता है ना, स्पेशल वाला हम लोग जरूर खाते थे, भले बीच वाला छूट। ठीक है सर। तो अब खेत में जो लहसुन प्याज है उसके जो गर्मी है उस गर्मी को खत्म करने के लिए थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज कर लें। समझो मैं बहुत जल्दी स्किप करूंगा, हमें लगता है आप लोगों को भूख भी लगा होगा, खाने की बात भूख लग गया ना? अरे भाई 8 kg में और ज्यादा खा के क्या करोगे? 16 घंटे का उपवास रख लो, 8 kg में ज्यादा मत खाओ ना। आपको मैं दुबला पतला लगता हूँ, दौड़ो मेरे साथ। चलो कम टू द पॉइंट प्लीज, बहुत जल्दी मैं 10 से 15 मिनट से। तो यहाँ पे सीधे गुड फोटोग्राफ रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, एक अच्छा फोटोग्राफ से 1000 शब्दों को परिभाषित करता है। पीछे हम लिटरेचर पे नहीं जाते हैं, कम टू द स्लाइड। यहाँ पे देख रहे हैं कि लहसुन है, किसान ने निकालने के बाद अगर आप देखें तो खेत में ढेर बना दिया। और लहसुन को ढेर कैसे बनाया कि इसको पत्ते को सुखाना। कई बार किसान और हम गलती क्या करते हैं, लहसुन पे धूप लगने देते हैं, वो रॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि अगर लहसुन पे या प्याज पे सीधे धूप पड़ेगा सर तो वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें क्या है, हमें इसकी गर्मी को धीरे धीरे निकालना है। क्योंकि जो टेम्परेचर हमारा है इससे लगभग 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर जमीन के नीचे का होता है। और प्याज लहसुन कंदवर्गीय फसल है, जमीन के नीचे तैयार होता है। तो उसको प्रॉपर एक्टमलाइज होने के लिए इस तरीके से रखिए कि लहसुन नीचे है, पत्तों को ऊपर रखिए, सूखने दीजिए और थोड़ा मिट्टी से चारों तरफ उसको सेट डाउन कर दीजिए। उसको ये लगेगा कि हम अभी भी जमीन के नीचे ही पड़े हुए हैं। और जब इस तरह से प्रॉपर उसमें चमक आ जाता है लहसुन को, तब हम स्टोर के लिए इसको आगे ले चलते हैं। सेम प्रोसेस आप प्याज में देखें सर कि प्याज में भी जैसे आपने प्याज यहाँ पे निकाला, उसको भी खेत में ड्राइंग क्यूरिंग करने के लिए हमें ड्राइंग क्यूरिंग बोलना जरूर है, लेकिन इसके पत्तों को सुखाना है। होगा क्या कि धीरे धीरे उसके प्याज के कंद की गर्मी या लहसुन की गर्मी उसके पत्तों में आएगा और वहां से धूप में सूखते सूखते प्याज और जो लहसुन आपने पीछे देखा इस तरह से ड्राई हो जाता है। सब क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। और गर्मी के ही बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गर्मी वाली ही फसल स्टोर में जाती है। जो नवंबर दिसंबर में खरीफ का प्याज आता है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर स्टोर पर्पस। इस सस्योत्तर उपचार एक गामा रेडिएशन के द्वारा होता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके जीके के लिए बता दूं कि बीएआरसी भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का एक सेंटर नासिक में, महाराष्ट्र नासिक में लासल गांव में बनाया गया है, जहां एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मंडी है। और वहां पे उसको बीएआरसी का सेंटर डालने का गवर्नमेंट का रीजन क्या था सर कि वो अंगूर और प्याज दोनों की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो जो उसमें स्प्राउटिंग होती है उससे बचाने के लिए अगर 60 से 90 जीवाई रेज पे गामा रेज से रेडिएशन करते हैं हम क्रॉप को, तो स्टोरेज में या कंटेनर में होल्ड होता है, वो ठंडा पाके चीजें हमारी स्प्राउट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझिए कि कहाँ पे है बार्क का सेंटर जो लहसुन प्याज या अदर वेजिटेबल्स के लिए बनाया गया है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर। क्योंकि अब इसके आगे आप जहाँ निकलोगे आपको बहुत सारा चैलेंज मिलेगा। फिर 4 साल 5 साल के बाद आप लोग मिलोगे तो फिर अपनी ये दिन याद करते फिरोगे। यहाँ पे रासायनिक उपचार अगर हमें सीधे बाजार में प्याज को लहसुन को ले जाना है देन देयर इज नो नीड। बट अगर आप चाहते हैं कि हमें प्याज और लहसुन को ले जाके घर पे स्टोर में रखना है, हम 10-12 रुपया में प्याज नहीं बेचेंगे, हमको इसको 25-30 रुपए में बेचना है, तो आप क्या करो सर कि हार्वेस्टिंग से पहले एक स्प्रे आप कार्बेंडाजिम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का कंबाइंड स्प्रे करवा दीजिए। उसका डोज भी हमने लिख दिया है, 1 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम यूज करना है और 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर पानी में उसको लेके एक स्प्रे करेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा सर आपको कि अगर कोई फंगल स्पोर हमारे पत्तों पे रहता है ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, वो फंगस स्पोर हमारा वहीं से रिमूव हो जाएगा खेत में। और जब इस तरह से आप लहसुन या प्याज को सुखा के अपने घर पे ले आओगे तो हमारे पत्ते जो हैं
फंगस से फ्री होंगे, कोई फंगल स्पोर नहीं होगा, क्योंकि अगर फंगल स्पोर होगा तो फिर जैसे ही इनको एक लाइट मिलेगा, वातानुकूल के समय आएगा, दे विल अगेन रिएक्टिव, फिर से एक्टिव हो सकते हैं। फिर उसमें होता है कि प्याज लहसुन का ब्लैक मोल्ड या दूसरा कुछ ऐसी बीमारी होती है जो स्टोरेज की वो प्रॉब्लमेटिक होती है। ये स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो हमने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि अगर फोटो के माध्यम से देखें, जैसे कहीं पे नारियल का पेड़ दिख रहा है, कहीं पे आपके बिहार साइड में हम जाते हैं तो किसान छोटे हैं अपने गन्ने के जो क्या करते हैं एक्स्ट्रा पत्तों से ही बना लेते हैं। लेकिन सबका कंसेप्ट आप ये चीजें ध्यान देंगे सर कि यहाँ पे इन्होंने जमीन पे कहीं पे नहीं लेबल बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि प्याज और लहसुन को जब आप हम स्टोर में लेते हैं तो सीधे जमीन पे नहीं रखना है। जमीन पे क्यों नहीं रखना है उसका एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे एनएचआरडीएफ के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसके आगे भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का भी और दिखाऊंगा। तो इसका रीजन क्या है सर, यहाँ पे भी 1.5 फीट का जगह हमने दिया है। क्यों दिया है कि प्याज अप्रैल मई में आया हमारा, हमने स्टोर कर दिया, फिर जून में बारिश आएगा, पहला दूसरा जब बारिश होता है तो जमीन की गर्मी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर जमीन पे हमने प्याज और लहसुन को रखा तो इतनी गर्मी वाष्प, इतनी गर्म हीट होता है ना, पहला दूसरा बारिश, उसको हम एसिडिक रेन्स भी बोलते हैं कि बीमारी हो जाएगी पहला दूसरा बारिश निकल जाने तो उस समय जो गर्मी नीचे से जमीन की जाएगी उसको क्रॉस करने के लिए हमने यहाँ पे जगह दिया हुआ है। बाकी 7.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, ये 4 क्यूबिक है इसमें, 1 2 3 4 और लगभग हमारा 100 क्विंटल प्याज इसमें स्टोर हो जाता है। और ये इस पे इस समय भारत सरकार के कई राज्य, एमपी में भी मिल रहा है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में प्याज स्टोर पे इस पे सरकार 75% तक सब्सिडी भी आपको गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर के थ्रू दे रहा है। एक 2 टायर प्याज का ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, क्लास में पढ़ते लिखते रहोगे, बट स्पेशली टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनियन एंड गार्लिक। तो आप ईमानदारी से आप समझ लेना कि आपने कभी 2 मंजिला इस तरह से प्याज का स्टोरेज स्ट्रक्चर देखा। एक ट्रेन का बर्थ होता है, एक फर्स्ट क्लास हो गया, एक 2 टायर हो गया, एक 3 टायर हो गया। तो हमने सिंगल क्लास भी देखा और सेकेंड क्लास, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर किसान के पहनावे से भी पकड़ेंगे तो महाराष्ट्र का ट्रेडिशन दिख रहा है, प्याज वहाँ पे किसान ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली उनका पैदावार ज्यादा है, तो रखने का जगह भी उनको चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो केवल स्टोरेज बनाते चले जाएंगे। फिर उन्होंने 2 मंजिला भी बनाया। अब यहाँ पे एक मॉडर्न ओनियन स्टोरेज, बस 60 में 5 से 10 मिनट और या वेरी नियर टू गोल। भूख लग गया भाई आपके लिए, जल्दी जल्दी करना। देखिए लेकिन एक चीज ये समझिए कि अभी पीछे जो स्टोर मेथड हमने देखा वो परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर है, यानी अगर प्याज है तो भी स्टोरेज है, नहीं है तो भी वही रहेगा। बट ये टेम्पोररी स्टोरेज स्ट्रक्चर एग्जॉस्ट फैन मेथड से बनाया गया है। इसमें क्या है कि आपने इस चीज को पॉइंटर भी था ना, ये आप यहाँ पे एक लोहे का एंगल लगा दिया, जमीन के लेवल पे लोहे का एंगल लगाया और उसके बाद जाली से उसको ढक दिया। जाली से क्यों ढकते हैं कि फिर वापस जब प्याज रखोगे तो जमीन को, फर्श को टच न करे। फिर प्याज रखने के बाद लगभग 40 से 50 कुंटल के प्याज पे एक एग्जॉस्ट फैन, हमें जो ड्रम होता है प्लास्टिक के ड्रम या लोहे का ड्रम, उसको हमें थोड़ा सा रैप कर देंगे कि उसका हवा बाहर नहीं जाना है। और रैप करने के बाद जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है 1200 से 1400 आरपीएम का, एक वो किचन का नहीं, किचन वाला बहुत छोटा 400-500 आरपीएम का होता है, ये 1200 से 1400 आरपीएम का एग्जॉस्ट फैन, उस पे उल्टा लटकाना है सर। अब आप 3 स्लाइड पे देखेंगे, पहले स्लाइड पे कि जिगजैग मैनर में हमने ड्रम लगाया। ये टेम्पोररी है क्योंकि आप प्याज रखना है, आप प्याज रख दीजिए, 4-5 महीने बाद आपका प्याज बिक गया तो आप ये जाली मोड़ के ड्रम हटा के फिर उसको अच्छे से फिनाइल से धुलवा के 2-4 पाई डाल के बैठ जाइए, है ना। टेम्पोररी मतलब उसको फर्दर रीयूज कर सकते हो। तो अब पहला फिगर हमें क्या बता रहा है कि कैसे नीचे का फ्लोर बना रहे हैं। दूसरा फिगर हमें क्या बता रहा है कि जिगजैग मैनर में हमें ड्रम लगाना है, एग्जॉस्ट फैन उल्टा लटका के, और ये देखना है कि ड्रम के ऊपर प्याज न जाए, ड्रम से 2-4 इंच नीचे ही रहे। और तीसरे में यहाँ पे फुल फ्लैश प्याज भरा हुआ है और एग्जॉस्ट फैन चलता हुआ दिख रहा है। अब यहीं पे मैंने जो डाटा शुरू में दिखाया कि प्याज में 25 से 50% तक लॉसेस होता है,
फर्ज करिए इसका बेनिफिट है कि मतलब इसको जमीन को या जगह को रीयूज कर सकते हो बाद में, क्योंकि टेम्पोररी स्टोरेज है। तो दूसरा इसका दिक्कत क्या है कि अगर कभी लाइट गड़बड़ हो गया 2-4 दिन के लिए तो प्याज में गर्मी बहुत हो जाएगी। तो एक अल्टरनेट भी आपको रखना चाहिए कि इस तरीके से 2-4 दिन हो तो आप मैनेज कर लें। अब यहाँ पे सब एग्रीकल्चर फैकल्टी के लोग अपने बैठे हैं। आई थिंक हमारे जो एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं, इसमें से बहुत लोगों को पहचान रहे होंगे। और इसमें अगर आप ध्यान दें लेट डॉक्टर कीर्ति सिंह जी, ये दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और एएसआरबी ऑल इंडिया साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। अभी ये पास अवे हो गए लगभग 1.5 साल पहले। उसके बाद अगर आप पहचानते होंगे तो इन्हीं के दामाद थे डॉक्टर आनंद कुमार सिंह। 2019 में ही वह डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल, but later on he was appointed as vice chancellor CSA चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब आप समझो जो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं उस चीज को डीडीजी वीसी लेवल के आदमी, यहाँ पे अगर इनका चेहरा आप पहचानेंगे डॉक्टर टी जानकी राम, पहले एडीजी हार्टिकल्चर, उस समय थे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल आईसीआर के। बाद में एंग्रू आचार्य एनजी रंगाराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद और सोलन में जो हार्टिकल्चर कॉलेज का है सर, वहाँ के वीसी बन के बाद में रिटायर हो गए। अभी भी हमारे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में है। तो हमारा जब नासिक में प्याज पे मीटिंग हुआ था, हमने इनको डिमोन्स्ट्रेशन शो किया और एक समय क्या था 19 जून 2019 का, यानी आज के 7 साल पहले। हम आज आपको डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल, लेकिन ये चीजें 8-10 साल पहले से चली आ रही हैं। लेकिन एक्सीलरेट हमें करना है और इसको लोगों तक पहुंचाना है एक्सटेंशन के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि प्याज और लहसुन भंडारण के लिए जो आप बात करते हैं, आपको प्री हार्वेस्ट फैक्टर को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी वैरायटी आपको लेनी है, कितनी खाद डालनी है, कैसे सिंचाई करना है, कब खुदाई करनी है। खुदाई हो गया तो फसल को सुखाना पकाना खेत में कैसे है, उसके पत्तों को कैसे कट करना है, और स्टोर में लाके डालते हैं तो भी हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। मैंने जैसे बोला फर्श पे नहीं रखना है, फर्श पे नहीं रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लाइट की इफिशियंसी हमारा मेंटेन होना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए कि अगर इधर से लाइट हो गया तो हम दूसरा क्रॉस कनेक्शन लेके एग्जॉस्ट फैन अपना चालू कर देंगे। तो इस तरह से ये बेहतर है कि गार्लिक का है, ये गार्लिक का कृषि विज्ञान केंद्र अंता कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। जब मैं राजस्थान था तो वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और वहाँ के वीसी साहब उस समय थे डॉक्टर जीएल केशव, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। ये लो कास्ट ओरिएंट गार्लिक स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया गया है गार्लिक को रखने के लिए। और जो हमारे एनएचआरडीएफ का जो रिसर्च सेंटर है करनाल, वो आईसीआर का जो प्याज और लहसुन का जितना ट्रायल लगता है हमारे नासिक और करनाल में दोनों ट्रायल लगते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे आईसीआर का हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो। क्योंकि एनएचआरडीएफ एक वॉलंटरी सेंटर है आईसीआर का, कि अगर प्याज लहसुन का कोई टेस्ट आप करोगे तो एक सैंपल एनएचआरडीएफ के साइंटिस्ट के पास आएगा ही आएगा डाटा इवैल्यूएशन। तो वहाँ पे अभी हमने प्याज पे सिंगल टायर 2 टायर देखा स्टोरेज स्ट्रक्चर, अभी गार्लिक पे 3 टायर गार्लिक स्टोरेज स्ट्रक्चर। आई थिंक बहुत सारे बच्चे शायद पहले नहीं देखे होंगे। और यही जो फोटो है इसका एक पहले है कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे मटेरियल को गार्लिक मटेरियल को रखा, फिर यहाँ से सेकंड पे जाएंगे और सेकंड के बाद थर्ड पे जाएंगे। इतना बड़ा तो नहीं है, बट अगर 3 टायर गार्लिक स्टोरेज स्ट्रक्चर कभी आपको देखना है तो मैं स्वागत करूंगा। आप लोग कभी आके सीजन में, अभी तो खाली है, जब गार्लिक स्टोर हम करवाते हैं तो ये प्याज का मेथड और गार्लिक का दोनों का सर अगर आप चाहें तो अपने स्टूडेंट को कभी लाके ड्यूरिंग द सीजन स्टोरेज पीरियड आप लाइए। हम इनको आज यहाँ पे पीपीटी में बता रहे हैं, हम अपने ऑफिस में हमारे पीछे हमने लगभग 2000 कुंटल गार्लिक और 500 कुंटल प्याज हम लीडरशिप का स्टोर करते हैं। तो हम आपको प्रत्यक्ष दिखा देंगे, तो फिर आपको एक माइंड मेकअप और हो जाएगा। और ये भंडारण में प्याज के लिए क्या करें क्या न करें वो चीजें हैं। इसके साथ हमने अपनी बात जो है खत्म किया। आप लोगों ने ध्यान से